बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीपीयू स्केजुलिंग को देखेंगे। इससे पहले मैंने सीपीयू स्केजुलिंग का एक और लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसको भी काइंडली देख लीजिएगा। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास स्केजुलिंग जो एल्गोरिथम्स होते हैं और उसकी जो हमारे पास आगे टाइप्स आती हैं कि हमारे पास कितनी किस्म के, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो स्केजुलिंग एल्गोरिथम थे उनमें हमारे पास जो गैंट चार्ट आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आता है स्केजुलिंग। उसके बाद हमारे पास जो शॉर्टेस्ट जॉब आती है, ठीक है, और उसका जो एल्गोरिथम है उसको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग होगी उसको देखेंगे। उसके बाद हमारे पास गैंट चार्ट, हम शॉर्ट स्केजुलिंग का देखेंगे। उसके बाद हम रियल टाइम स्केजुलिंग देखेंगे और उसके बाद राउंड रॉबिन स्केजुलिंग देखेंगे। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं और उनका क्या काम है और वो कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्केजुलिंग एल्गोरिथम बेसिकली हमारे पास ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। जो प्रोसेस स्केजुलर होता है वो डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको स्केजुअल करता है और सीपीयू को असाइन करता है, ठीक है, ताकि हम पर्टिकुलर स्केजुलिंग के थ्रू, पर्टिकुलर एल्गोरिथम के थ्रू हम ये क्या करवा सकें, डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करवा सकें, डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करवा सकें। तो ये जो स्केजुलिंग है, ये जो एल्गोरिथम्स है, ये हमारे पास 6 तरह के हमारे पास प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, जिनको हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास ये जो 6 टाइप्स हैं उनके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग। अब इसके अंदर हमारे पास ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व के बाद हमारे पास आएगी शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट स्केजुलिंग, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी स्केजुलिंग आती है। उसके बाद हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम आता है। उसके बाद हमारे पास राउंड रॉबिन स्केजुलिंग आती है और मल्टीपल लेवल क्विज स्केजुलिंग आएगी। तो इनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसको हम पिक्चर के थ्रू भी देखेंगे कि हमारे पास ये आगे कौन कौन सी स्केजुलिंग जो है एल्गोरिथम परफॉर्म करवाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम स्केजुलिंग एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास दो तरह के एल्गोरिथम आते हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। अब ये हमारे पास एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम होता है ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब भी किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके आते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है ये स्विच किया जाता है फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। और ये जो स्केजुलिंग होती है ये हमारे पास सीपीयू साइकिल एलोकेट करता है प्रोसेस की। यानी कि किसी भी प्रोसेस को जब हम क्या करते हैं सीपीयू साइकिल के थ्रू एलोकेट करते हैं तो ये प्रोसेस जो है सीपीयू के अंदर होल्ड करके रखता है जब तक इसको टर्मिनेट की नहीं किया जाता। यानी कि हमारे पास जो वेटिंग स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं उस प्रोसेस को होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद इसके बाद हमारे पास आता है प्रिमिटिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम। इसके अंदर हमारे पास ये एक ऐसी स्केजुलिंग सीपीयू स्केजुलिंग टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास इसको अप्लाई करके हम क्या कर देते हैं, टाइम स्लॉट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सीपीयू का जो टाइम स्लॉट होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो और उसके बाद जो गिवन प्रोसेस हमें दिया जाता है, ये जो टाइम स्लॉट होती है ये हमारे पास कंप्लीट भी कर देती है समटाइम प्रोसेस को, और समटाइम होता है ये कंप्लीट नहीं करती। इसके बाद एक और याद रखना है कि जो नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम होता है ये हमारे पास डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट के अंदर एंटर कर सकें, ठीक है, और ये तब तक प्रिमिटिव नहीं होगा जब तक ये हमारे पास कंप्लीट नहीं कर लेता एलोकेटेड टाइम को। अब एक बात याद रखनी है, प्रिमिटिव स्केजुलिंग के अंदर हमारे पास ये एक ऐसी स्केजुलिंग है जिसके अंदर हम प्रायोरिटी बेस पे काम करते हैं। यानी स्केजुलर ये है वो लो प्रायोरिटी को रनिंग प्रोसेस के अंदर किसी भी टाइम लेके आ सकता है, और जो हाई प्रायोरिटी होती है प्रोसेस को उसको रेडी स्टेट के अंदर हम क्या कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी भी होती है उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं, रेडी स्टेट में, और जो हमारे पास लो प्रायोरिटी होती है रनिंग, उसको रनिंग प्रोसेस में लेके जाते हैं या उसको वेटिंग कंडीशन में भी सम टाइम रखना पड़ता है। तो मैंने आपको ये दो तरह के स्केजुलिंग जो एल्गोरिथम थे वो बताए हैं। उसके अंदर हमारे पास आगे उसकी काफ़ी सारी हैं कि उसको जब रनिंग प्रोसेस के अंदर इंटरप्ट किया जाता है किसी भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस के थ्रू तो वो नॉन
प्रिमिटिव स्केजुलिंग जो होती है वो एक नया प्रोसेस जनरेट कर देती हैं, या वो जो नया प्रोसेस होता है, ठीक है, वो वेट करता है रनिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, जब तक ये हमारे पास सीपीयू साइकिल जो है फिनिश नहीं होता। अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास ये जो कॉस्ट होती है, या हमारे पास इसका जो एक्सेस कह लें कि शेयर डाटा होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है, यानी आगे हमारे पास इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता है इसके कॉस्ट को, ठीक है। इसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो ऑपरेटिंग कर्नल के थ्रू किया जाता है। तो ये काफ़ी सारी इसकी आगे टाइप्स हैं जो अब आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास जो स्केजुलिंग एल्गोरिथम होते हैं उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी FCFS एल्गोरिथम। इसके अंदर हमारे पास ये क्या करता है, यानी इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस आता है उसी को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट पे किया जाता है। यानी हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक सिंपलेस्ट CPU स्केजुलिंग एल्गोरिथम है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जब प्रोसेस एंटर होता है, ठीक है, तो वो जो सबसे पहले एंटर होगा वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये तो आपको माइंड में होना चाहिए कि कोई भी जब प्रोसेस, जैसे मैंने DLD के अंदर पढ़ाया था 0 1 2 3, यानी हमारे पास जो सबसे पहले प्रोसेस 0 होगा, फिर प्रोसेस 1 होगा, फिर प्रोसेस 2 होगा, इसी तरीके से वो हमारे पास क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैंने आपको ब्लेंडर की सबसे अच्छी एग्जांपल बताई थी कि जो सबसे पहले कमांड आती है वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है और उसी के बाद आगे उसके परफॉर्म करवाया जाता है। जैसे जॉब कोई भी प्रोसेस जो होता है या कोई भी जॉब जो होती है वो एग्जीक्यूट की जाती है, जो सबसे पहले आएगी वही सबसे पहले बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव होती है और प्री एम्पटिव हमारे पास प्रिमिटिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम के तौर पे हमारे पास आता है, ठीक है। यानी हमारे पास इसको कह लें कि आप इम्प्लीमेंट करना इजी होता है, इसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है, ठीक है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली हमारे पास क्यों आएगी, जो मैंने आपको सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट बताया था कि जैसे ही जैसे कमांड आती जाती है वैसे वैसे एग्जीक्यूशन होती जाती है। तो ये वही सारी की सारी चीज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये हमारे पास जो होती है इसका जो कह लें कि इसकी पुअर परफॉर्मेंस होती है, क्यों, क्योंकि जब तक ये पहली को एग्जीक्यूट नहीं कर देती ये दूसरी पे नहीं जाती। इसी तरीके से सम टाइम होता है कि जो पहली का हमारे पास ब्रस्ट टाइम होता है वो हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास 24 टाइम यूनिट है, या उसका जो फिनिश टाइम है वो भी 24 है। तो जब तक वो 24 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक वो नहीं होगा। जब जैसे ही हमारे पास प्रोसेस 2 आता है तो उसके लिए जो ब्रस्ट टाइम है वो हमारे पास 3 सेकंड है या 3 टाइम यूनिट है, ठीक है। तो हमारे पास उसको 27 जो है वो फिनिश टाइम होगा। इसी के अकॉर्डिंग वो उसको 27 माइनस 3 करें तो हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग 24 आएगा। यानी 24 सेकंड पहले वाले को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, दूसरे को 24 वेट करना पड़ेगा। तो ये आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी पिक्चर के अंदर कैसे इसको हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जो वेट टाइम होता है हर प्रोसेस का उसको फॉलो किया जाता है। यानी सबसे पहले मैंने आपको एक प्रोसेस बताया, उसका जो अराइवल टाइम है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। प्रोसेस P0 जो है वो हमारे पास उसका अराइवल टाइम 0 है, उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो हमारे पास 5 है, और उसका जो सर्विस टाइम है वो बेसिकली हमारे पास जो वेटिंग टाइम होता है, ठीक है। या हमारे पास कह लें कि जो मैंने आपको अराइवल टाइम बताया है, ठीक है, वो उसके बाद हमारे पास एक ब्रश टाइम भी होता है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या इसको ब्रश टाइम के तौर पे ही कह लें, और एग्जीक्यूशन जो टाइम है उसको फिनिश टाइम के तौर पे कह लें। जो प्रोसेस P0 है उसका अराइवल टाइम 0 है और एग्जीक्यूशन टाइम उसका 5 है, तो इट मीन्स उसको 5 सेकंड लगेंगे या 5 टाइम यूनिट उसका मस्ट होगा। इसके बाद जो P1 है उसका जो अराइवल टाइम है वो 1 है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है 3 है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो 5 टाइम उसको वेट करना पड़ेगा वो उसका सर्विस टाइम में आएगा। इसी तरीके से P2 है और P3 है और P4 है, ठीक है। और जो अराइवल टाइम है वो 0 1 2 3 प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो बता रहा है, लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो 5 सेकंड। अगर 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। इसी तरीके से वो P2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। नीचे मैंने एक प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया वेट टाइम सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी जो हमारे पास सर्विस टाइम है उसको माइनस करेंगे अराइवल टाइम से तो हमारे पास उस प्रोसेस का एग्जैक्ट टाइम नज़र आ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी P0 है 0 माइनस 0 आएगा तो वो 0 पे स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस P1 है उसको कितना वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो 4 सेकंड वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है P2 उसको कितना सेकंड वेट करना पड़ेगा, तो
तो 8-2 यानी कि उसका जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बनता है, ठीक है, P2 का, तो वो 8 बनता है, उसको -2 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास इसका वेट टाइम ये बनता है और इसी के अकॉर्डिंग ये वेट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एवरेज निकलेगी। जैसे इसकी एवरेज जो है वो हर टाइम को हम नोट डाउन कर लें या उसके अंदर ऐड कर लें तो हमारे पास उसका एवरेज टाइम निकल आएगा। तो ये हर एक का हमारे पास एवरेज टाइम निकलेगा। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो एवरेज है वो 5.75 है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, 5.75। इसके बाद हमारे पास एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो वेटिंग टाइम होता है वो हमारे पास फिनिश टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी हमारे पास ये तीनों को माइनस करें, ठीक है, फिनिश टाइम में से, तो हमारे पास उसका एग्जैक्ट वैल्यू आती है वेटिंग टाइम की। ये तो उसने सर्विस टाइम और अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग किया हुआ है। एक और है जो वेटिंग टाइम जो है वो फिनिश टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम और माइनस अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग आता है, जो आपने इससे प्रीवियस जो हमारे पास ग्रेजुएशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है उसके अंदर डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके बताया क्योंकि ये आज आगे इसके अंदर और भी चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो शॉर्ट जॉब नेक्स्ट है उसका क्या एल्गोरिथम है। के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्केजुलिंग एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास आता है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, यानी इसका एक अनदर नेम भी है जिसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी कहते हैं, SJF जिसको बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे पास नॉन प्रिमिटिव होती है और जो प्रिमिटिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये देख लेना है कि इसके अंदर हमारे पास ये दोनों कैसे परफॉर्म करती हैं। ये जो हमारे पास जॉब है ये हमारे पास क्या करती है कि जो सबसे छोटी जॉब पहले होगी ना उसको ये परफॉर्म करवाएगी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो सबसे जो मिनिमम टाइम जिसके लिए रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले उसको पिक करेगी, उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट पे जाएगी। और इजी टू इम्प्लीमेंट है इसका बैच जो सिस्टम है, ठीक है, CPU टाइम के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हो, जब रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये एडवांस के तौर पे कह लें इसको देखा जाता है। वो आगे कैसे देखा जाता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो इम्पॉसिबल भी होती है, ठीक है। वो जो प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं, जो टाइम प्रोसेस जो है जो टाइम लेता है वो कैसे लेता है। तो इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो भी जॉब आएगी, ठीक है, उस जॉब को ये पिक करेगा अकॉर्डिंग टू दी अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि कितने अमाउंट ऑफ टाइम में ये कंप्लीट करता है और कितने में ये नहीं करेगा, ठीक है। अब ये जो एवरेज वेटिंग टाइम होता है, ठीक है, अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं जो रनिंग शॉर्ट जॉब फर्स्ट होती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको देख लेना है कि हमारे पास जो SJF स्केजुलिंग एल्गोरिथम है वो सबसे पहले जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी, ठीक है, उसको पिक करेगी और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एग्जीक्यूशन होगी। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें मैंने बताई हैं, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव होती है जो अगर एक CPU को अगर हम एक प्रोसेस दे देते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी प्रिमिटिव नहीं होता जब तक वो करंट CPU ब्रस्ट जो प्रोसेस होते हैं उसको फिनिश ना कर लें, ठीक है। जबकि प्रिमिटिव जो होता है अगर नया प्रोसेस आ जाता है, ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्रोसेस है 25 टाइम यूनिट का और दूसरा जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 23 यूनिट टाइम का, ठीक है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग CPU ब्रस्ट टाइम होता है, ठीक है, करंटली जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को, ठीक है, और वो रिप्लेस कर देगा करंटली एग्जीक्यूशन प्रोसेस को। यानी हमारे पास अगर कोई भी एट ए टाइम चल रहा होगा, ठीक है, प्रोसेस, तो उसकी जगह अगर कोई शॉर्टेस्ट जॉब आ जाती है तो वो क्या करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन होने देगा। लेकिन अगर उसका शॉर्ट टाइम है तो वो सबसे पहले शॉर्ट टाइम को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो लॉन्ग टाइम की तरफ आएगा। इसी तरीके से जो शॉर्टेस्ट जॉब स्केलिंग होती है, ठीक है, वो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देती है सेट ऑफ प्रोसेसेस को। उसके बाद हमारे पास जितनी भी जॉब्स होती हैं, ठीक है, अगर ये शॉर्ट जॉब जो है रन की जाए सबसे पहले, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके जो रिलेटिव हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि वो कैसे एक टाइम को स्केड्यूल करता है और उस टाइम को एग्जीक्यूट करता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो भी शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट में आता है, सबसे पहले अगर प्रोसेस ज़ीरो है वो 0 to 5 एग्जीक्यूशन टाइम लगता है और उसकी सर्विस टाइम भी ज़ीरो होता है।
अगर इसके बाद P1 जो आता है वो 1 to 3 होता है और उसका जो सर्विस टाइम होता है वो 5 के अकॉर्डिंग होता है। यानी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सर्विस टाइम आएगा उसको अराइवल टाइम में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। अब एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले देख लेना है हमें कौन सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा उस टाइम के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर हमें फ़र्ज़ करें टेबल कोई भी गिवन दिया हुआ है किसी प्रोसेस का अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, तो हम उससे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को फाइंड कर सकते हैं। इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो वेटिंग टाइम है उसको हम फाइंड कर लें, तो सबसे पहले देख लेना कौन सा वेटिंग टाइम सबसे कम लगेगा, तो उसको सबसे पहले हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी क्या करेंगे, नेक्स्ट पे उसको भेज देंगे। जो गैंट चार्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सबसे पहले एग्जीक्यूशन होती है वो हमारे पास 0 की होती है, फिर हमारे पास 4 की होती है, फिर 5 की होती है और फिर 12 की होती है, और इसी के अकॉर्डिंग हम उसका क्या करेंगे, एवरेज टाइम निकालेंगे। तो एवरेज टाइम अगर हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा तो हमारे पास 5.25 निकलेगा, जबकि इससे पहले जो है वो हमारे पास क्या निकलता था, 5.75 निकलता था, जबकि इसके अंदर हमारे पास 5.25 निकल रहा है। ये मस्ट आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास कौन सा एवरेज टाइम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इसके बाद हमारे पास एक और स्केजुलिंग एल्गोरिथम आता है जो कि हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग होती है। प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग बेसिकली हमारे पास एक नॉन प्रिम्पटिव एल्गोरिथम है, जिसके अंदर हमारे पास ये जो स्केजुलिंग है ये कॉमनली यूज़ की जाती है बैच सिस्टम के लिए, ठीक है, और जो हर प्रोसेस है होता है उसको असाइन किया जाता है एज ए प्रायोरिटी। अब ये जो प्रोसेस होता है ये अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा तो इसकी एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगी। यानी आपके माइंड में एक चीज़ आएगी कि हमारे पास जो भी प्रोसेस होगा जो प्रायोरिटी बेस होगा, जो हाई प्रायोरिटी बेस होगा, उसको सबसे पहले हमारे पास एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और जो भी प्रोसेस सेम प्रायोरिटी भी होगा, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, जो सबसे पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग। फ़र्ज़ करें एक टाइम लगता है 24 टाइम यूनिट लगता है किसी भी अमाउंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जो प्रोसेस हमारे पास सेम आते हैं वो जब पहले आएंगे वो उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन जो हमारे पास प्रायोरिटी बेस पे आएंगे उसको सबसे पहले जो हाई प्रायोरिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और ये जो प्रायोरिटी है ये मेमोरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, कि उसके टाइम रिक्वायरमेंट्स देखी जाती है और उसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट देखी जाती है। अब ये जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग होती है इसके अंदर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर रिक्वायर होता है कि हर प्रोसेस के अंदर हमारे पास प्रायोरिटी हम रख देते हैं, तो हर वो जो हाई सबसे होगी उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रेंज है 1 to 10, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले अगर फ़र्ज़ करें हमें जो ब्रस्ट टाइम है वो सबसे पहले प्रोसेस 1 का 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी जो है वो 3 है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। अगर उसके बाद कोई भी प्रोसेस होता है तो उसकी प्रायोरिटी 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको देख लें। तो ये मस्ट याद रखना है कि जो प्रायोरिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना। देख लें हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास एक याद रखनी है, एक प्रायोरिटी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रायोरिटी का जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहले प्रायोरिटी है हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारे पास जो P0 है उसकी प्रायोरिटी जो है वो 1 है, उसके बाद P1 जो है उसकी 2 है, उसके बाद P2 की जो है वो उसकी 1 है, उसके बाद जो P3 है उसकी 3 है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसको देख लेते हैं। इसके भी अंदर हमारे पास जो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे देखा जाएगा, जो सबसे पहले हमारे पास एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी जो एवरेज टाइम है वो हमारे पास 6 के अकॉर्डिंग निकलती है, जबकि जो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली थी वो हमारे पास 5.75 थी, दूसरी हमारे पास 5.25 थी, और जो हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग थी वो हमारे पास 6 के अकॉर्डिंग निकल रही है। तो वेटिंग टाइम के अंदर हमारे पास वेटिंग टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे पास सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसी में भी निकलेगा कि इसके अंदर हमारे पास जो इसकी एवरेज होगी वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी उसको देख लेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी जो 1 की है, फिर 2 की है और फिर 3 की है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी एवरेज ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम उसका क्या करेंगे, प्रायोरिटी बेस पे हम ऐड करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग उसका ब्रस्ट टाइम भी देख लेंगे और उसकी अराइवल टाइम और उसकी सर्विस टाइम को देख लेंगे। उसके बाद वेटिंग टाइम देखेंगे और उसी तरीके से उसकी प्रायोरिटी बेस शेड्यूलिंग को हम फाइनल करेंगे।
इसके बाद हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिथम के अंदर एक शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम आ जाता है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम से ही आप देख लें कि हमारे पास ये एक प्रिमिटिव वेरिएंट होता है एसडीएन एल्गोरिथम का, जिसके अंदर कोई भी जब प्रोसेसर होता है उसको जब कोई भी जॉब एलोकेट की जाती है, तो वो जब वो कंप्लीशन के कंप्लीट नज़दीक होता है, ठीक है, तो उस वो जो है हमारे पास ये एक एज ए प्रिमिटिव के तौर पे जब उसको न्यू हम रेडी जॉब कर देते हैं या उसको जो न्यू असाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टेस्ट टाइम जो होता है वो कंप्लीशन के नज़दीक होता है। तो ये एज ए हमारे पास प्रिमिटिव के तौर पे काम करेगा और इसको इम्प्लीमेंट करना हमारे पास इंटरेक्टिव सिस्टम में हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, जब हमारे पास सीपीयू टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है और उसको नहीं हम अप्लाई कर सकते। अब इसके अंदर हमारे पास जो बैच इन्वायरमेंट होता है, हमारे पास ये मस्त याद रखना है कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम होता है उसको देख लेना है कि सबसे पहले हमने उसको देख लेना है कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, सबसे पहले हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखा, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो प्रायोरिटी स्केजुलिंग होती है उसके अंदर देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टेस्ट जॉब टाइम देख लेना है। अब हमने देख लेना है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका सबसे सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करवा लेना है। इसी के तरीके से आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो राउंड रोबिन है उसको हम स्केजुलिंग को कैसे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है ये आपने मस्ट याद रखना है। जो भी प्रोसेस हमारे पास एग्जीक्यूशन के करीब होगा उसमें अगर जो रिमेनिंग टाइम सबसे कम जिसका होगा उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास राउंड रोबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि कोई भी जो हमारे पास टाइम जो स्मॉल टाइम होता है या हमारे पास थोड़ा टाइम होता है, ठीक है, वो असाइन किया जाता है हर प्रोसेस को, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जो स्मॉल यूनिट टाइम होता है वो हमारे पास टाइम क्वांटम उसको बेसिकली कहा जाता है या टाइम स्लाइस कहा जाता है। अब हर जॉब के अंदर सीपीयू के अंदर टाइम क्वांटम हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। अब ये जो टाइम क्वांटम होता है जब इसको जब ये एक्सपायर होता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो प्रिमिटिव के तौर पे काम करता है और सीपीयू के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो राउंड रॉबिन जो है हमारे पास एज ए प्रिमिटिव प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिथम के तौर पे आएगी। हर जो प्रोसेस होता है उसको एक फिक्स टाइम प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग उसी को क्वांटम कहा जाता है। और हर प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो उसको गिवन टाइम पीरियड होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रोसेस की ने एग्जीक्यूशन करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग उसके जो टाइम पीरियड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाती है कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि किसी भी स्टेट को सेव किया जा सके और उसको एज ए प्रिमिटिव प्रोसेसेस के थ्रू काम करवाया जा सके। आगे आ जाती है हमारे पास राउंड रॉबिन की, हमारे पास कैसे इसको हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग टू पिक्चर कि उसके अंदर प्रोसेस कैसे काम करते हैं और उसके अंदर कैसे राउंड रॉबिन जो है गैंट चार्ट बनता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग। राउंड रॉबिन स्केजुलिंग जो बेसिकली होती है, हमारे पास एक बात याद रखनी है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें क्वांटम एक टाइम क्वांटम होता है जिसको स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, ठीक है, उसको देखा जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग हमें P0 P1 P2 P3 के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो क्वांटम होगा उसको मस्त आपने माइंड में रखना है। फर्ज करें हमारे पास P जो ज़ीरो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ज़ीरो माइनस ज़ीरो, सर्विस टाइम भी ज़ीरो है, अराइवल टाइम भी ज़ीरो है, उसी के अकॉर्डिंग हम ज़ीरो माइनस, लेकिन उसके अंदर जो हम एडिशन करेंगे वो हमारे पास जो क्वांटम 3 के अकॉर्डिंग है उसको हम क्या करेंगे, P0 के अकॉर्डिंग उसको माइनस करेंगे कि उसके कितने टाइम के अंदर फर्स्ट प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही है और उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम देखेंगे। इसी तरीके से P जो 1 है उसको देखेंगे, उसके बाद P2 को देखेंगे, P3 को देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एवरेज देख लेंगे। तो इसकी जो एवरेज है वो 8.5 है, यानी ये राउंड रॉबिन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास एज ए एवरेज के तौर पे काम आता है। अब एक और चीज़ याद रखनी है, हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो तब उसकी एवरेज हम निकाल लेते हैं। सम टाइम होता है जो वेटिंग टाइम होता है वो स्टूडेंट्स निकाल नहीं पाते जिसकी वजह से उनकी एवरेज एक्यूरेट नहीं निकलती और इसी के अकॉर्डिंग इसको 4 पे वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे और हमारी जो एवरेज निकल आएगी राउंड रॉबिन स्केजुलिंग की। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टी लेवल क्विज स्केजुलिंग। मल्टी लेवल्स की स्केजिंग ये हमारे पास जो प्रीवियस स्केजुलिंग थी, जो एल्गोरिथम थे, ये हमने डिफरेंट काइंड के प्रोसेस जो है एट ए सेम फैशन के तौर पे हमने उसको एग्जीक्यूट करवाया।
अब इसके अंदर हमारे पास 3-4 तरह के प्रोसेसेस जो हैं स्केजुलिंग हो सकती है। सिस्टम प्रोसेसेस हो जाते हैं, इंटरेक्टिव जो प्रोसेसेस हो जाते हैं, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस जो हो जाते हैं, बैच प्रोसेसेस आ जाते हैं, स्टूडेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं। अब मल्टी लेवल के अंदर एक बात याद रखनी है, हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्विज़ स्केजुलिंग भी आ सकती है। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस स्केजुलिंग भी आ सकती है। इसके अलावा हमारे पास रियल टाइम स्केजुलिंग भी आ सकती है। हमारे पास एल्गोरिथम आगे वैल्यूएशन भी आ सकती है। उसके बाद क्विज़ मॉडल भी आ जाते हैं। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल क्विज़ जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट तरह की स्केजुलिंग एल्गोरिथम है। तो इसको हम इंशाल्लाह एक अलहदा से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो ओवरव्यू है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इसमें जितने भी मल्टी लेवल जो क्विज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो यानी इंडिपेंडेंट स्केजुलिंग एल्गोरिथम नहीं होता। वो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एल्गोरिथम होते हैं उनको ग्रुप्स या स्केजुअल जॉब के अकॉर्डिंग हमने कॉमन करेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन कर लेते हैं। मल्टीपल क्यूज़ जो होती हैं इसके अंदर हम प्रोसेसेस को मेंटेन कर देते हैं और जो हर जो क्यूज़ होती है उसके अंदर एक बात याद रखनी है, हर एक की अपनी स्केजुलिंग एल्गोरिथम होता है। अब ये जो प्रायोरिटी पे हम असाइन करते हैं किसी भी स्केजुलिंग के अंदर, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें एक एग्जांपल है, हमारे पास सीपीयू जो है वो उसका जो जॉब है वो हमने स्केजुअल किया है एक क्वी के अंदर, ठीक है। और जितने भी उसके जो जॉब होंगे इनपुट आउटपुट के वो हमारे पास अनदर क्वी के अंदर हम करते हैं। अब प्रोसेस स्केजुलर क्या करता है, इसको अल्टरनेट कर देते हैं, सेलेक्ट जो जॉब होती है हर क्वी की और असाइन करता है सीपीयू को बेस्ड ऑन दी एल्गोरिथम और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी क्विज़ को असाइन करेंगे। अब ये जो हमारे पास थे ये सारे के सारे हमारे पास जो 6 थे ये हमारे पास सारे के सारे सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर है। अब सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर मैं एक बात आपको याद करवा दूं कि मैं आपको मल्टी प्रोग्रामिंग भी बताई थी। सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर मैं देखूंगा कि हमारे पास ब्रश साइकिल क्या है, इंटरवल टाइम क्या है, डिस्पैचर क्या है, तो उनका अलहदा से मैं आपको एक टॉपिक बना के दूंगा ताकि आपको सीपीयू स्केजुलिंग का जो कंप्लीट है वो टॉपिक कवर हो जाए। इससे पहले मैंने जो सीपीयू स्केजुलिंग पढ़ाई उसके अंदर मैंने आपको ओवरव्यू दिया सीपीयू स्केजुलिंग का, लेकिन अब जो है ये आपको इसकी जो 6 हमारे पास मेन इसकी कह लें कि जो फंक्शनैलिटीज़ थी या हमारे पास जो मेन 6 प्रोसेसेस थे जो स्केजुलिंग एल्गोरिथम के, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रिमिटिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, सीपीयू स्केजुलर क्या होता है, स्केजुलिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।